अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की लेक्चर में हम आईसीएस पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी के इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स को डिस्कस करेंगे। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपने बोर्ड के एग्जाम से पहले एक दफ़ा इस वीडियो को लाजमी तौर पे सुनना है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। फर्स्ट शॉर्ट आंसर, डिफाइन आइडेंटिफायर्स। Identifiers are the names that can be used to represent variable name, function name, keywords and labels. ऐसे names जिनकी मदद से हम C प्रोग्राम में वेरिएबल नेम को, फंक्शन नेम को, कीवर्ड्स को, लेबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, दीज नेम्स आर नोन एज आइडेंटिफायर्स। नॉर्मली जो हमारे पास आइडेंटिफायर्स होते हैं इसमें हमारे पास नंबर ऑफ करेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज में जो फर्स्ट 31 करेक्टर्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, अंडरस्टैंडेबल होते हैं बाय द कंपाइलर। देयर टू टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स, नंबर वन स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स, नंबर टू यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। Difference between standard identifier and user defined identifiers. Standard identifiers are those identifiers that have predefined meaning in C language. जिस पर्पस के लिए ये आइडेंटिफायर्स डिफाइन किए जाते हैं उसी पर्पस के लिए हम इन्हें यूज करते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज में जो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स हैं इनको रीडिफाइन किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, लेकिन ये अप्रोच जो है सी लैंग्वेज में रिकमेंडेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ printf, float, these are the standard identifiers। जबकि यूजर डिफाइन आइडेंटिफायर्स हमारे पास ऐसे आइडेंटिफायर्स होते हैं जो कि प्रोग्रामर खुद से डिफाइन करता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम। दीज आइडेंटिफायर्स आर नोन एज अ यूजर डिफाइन आइडेंटिफायर्स। फॉर एग्जांपल, जब हम अपने प्रोग्राम में कोई वेरिएबल नेम रखते हैं, कोई यूजर डिफाइन फंक्शन नेम रखा जाता है। इसी तरह गो टू स्टेटमेंट में जब हम कोई लेबल नेम डिफाइन करते हैं तो दीज आइडेंटिफायर्स आर नोन एज अ यूजर डिफाइन आइडेंटिफायर्स। इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है व्हाट इज मीन बाय कीवर्ड। इस क्वेश्चन के अंदर जो की पॉइंट्स हैं वो मैंने रेड कलर से पॉइंट आउट किए हुए हैं। कीवर्ड्स हम किन्हें कहते हैं? ऐसे वर्ड्स जिनके मीनिंग पहले से सी लैंग्वेज में डिफाइंड होते हैं, जिस पर्पस के लिए डिफाइन किए जाते हैं उसी पर्पस के लिए इन वर्ड्स को यूज किया जाता है, किसी और पर्पस के लिए आप इन वर्ड्स को यूज नहीं कर सकते। ऐसे वर्ड्स को हम कीवर्ड्स का नाम देते हैं। These words are also known as a reserve word। कीवर्ड्स को हम रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। जिस पर्पस के लिए आपने इनको यूज किया उसी पर्पस के लिए आप इसको अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। सी लैंग्वेज में टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स होते हैं वो 32 होते हैं। ये एमसीक्यूज के भी लिहाज से इंपॉर्टेंट बात है। और जितने भी कीवर्ड्स होते हैं इनको हमेशा लोअर केस में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ, फॉर, वाइल, तो ये लाजमी नहीं आपने यही एग्जाम्पल लिखनी है। तो टोटल 32 कीवर्ड्स हैं, इनमें से कोई से भी आप 3 कीवर्ड्स को एज ए एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। डिफाइन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। दोज क्वांटिटीज दैट कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल, ए हमारे पास एक वेरिएबल नेम है, num1, sum, these are the variables। और ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज नोन एज अ कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, 786, 3.14159, these are the example of the constant। Write down any 4 rules for naming variables। एक वेरिएबल नेम को रखने के लिए कोई से हमने 4 रूल जो है इस शॉर्ट आंसर में लिखने हैं। फर्स्ट रूल हमारे पास क्या है? द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ वेरिएबल नेम मस्ट बी अंडरस्कोर और अल्फाबेट। तो वेरिएबल नेम जो है वो हमेशा आपका या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा या अल्फाबेट से स्टार्ट होगा। अल्फा न्यूमेरिक कम्बिनेशन कैन बी यूज। हम वेरिएबल नेम में अल्फा न्यूमेरिक कम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा इट मस्ट बी अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर। उसके बाद चाहे आप नंबर जो है वो यूज कर लें। कीवर्ड्स जितने भी हैं इनको हम एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो ब्लैंक स्पेसिस होती हैं उनको भी हम वेरिएबल नेम में यूज नहीं कर सकते। डिफरेंस बिटवीन डिक्लेयरिंग, इनिशियलाइजेशन एंड डिफाइनिंग अ वेरिएबल। इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है। वेरिएबल डिक्लेरेशन किसे कहते हैं? असाइनिंग अ डाटा टाइप टू अ वेरिएबल नेम इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। यानी कि जब आप किसी वेरिएबल को कोई डाटा टाइप असाइन करते हैं, दिस स्टेटमेंट इज नोन एज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो ये हमारे पास सिंगल वेरिएबल डिक्लेरेशन है। इसी तरीके से आप मल्टीपल वेरिएबल ऑफ सेम डाटा टाइप कैन बी यूज टू डिक्लेयर इन अ सिंगल स्टेटमेंट। तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले डाटा टाइप, उसके बाद जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान आप कॉमा डालेंगे। तो आप इस तरीके से मल्टीपल वेरिएबल जो हैं सेम डाटा टाइप के डिक्लेयर कर सकते हैं। A variable declaration does not set aside memory location for the data to be stored। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन की सूरत में हमारा जो वेरिएबल होता है इसको मेमोरी जो है वो असाइन नहीं की जाती। वेरिएबल डिक्लेरेशन जो है ये बेसिकली स्टेटमेंट होती है फॉर द सी कंपाइलर।
जो कि सी कंपाइलर को बताती है कि हमारे वेरिएबल का नेम क्या है और उसकी डाटा टाइप क्या है। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल नेम एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी कि जब हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो उस वक्त अगर हम उसको कोई वैल्यू असाइन कर दें साथ ही, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या कहलाएगी, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहलाएगी। तो यहाँ पर ये सिंगल वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो रही है, यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो रही है। वेरिएबल डेफिनेशन, असाइनिंग अ मेमोरी लोकेशन टू अ वेरिएबल नेम इज कॉल्ड वेरिएबल डेफिनेशन। और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, आपसे पूछा जाता है कि किस टाइम पे मेमोरी जो है वेरिएबल को एलोकेट की जाती है, वेरिएबल डिक्लेरेशन टाइम पे, डेफिनेशन टाइम पे। तो वेरिएबल डेफिनेशन टाइम पे वेरिएबल को मेमोरी जो है वो असाइन की जाती है। डिफाइन गार्बेज वैल्यू, व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड और डिफाइन द कंपाइलर रिजर्व स्पेस फॉर इट। जब हम किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो कंपाइलर उस वेरिएबल के लिए मेमोरी में स्पेस जो है वो रिजर्व करेगा। और अगर एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन हम वेरिएबल को कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज ना करें तो उस वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी होगी वो मीनिंगलेस होगी, जिस वैल्यू को हम गार्बेज वैल्यू का नाम देते हैं। और जब आप किसी गार्बेज वैल्यू को किसी फार्मूले में यूज करेंगे तो उससे जो रिजल्ट्स आएंगे वो आपके अनएक्सपेक्टेड होंगे, इनएक्यूरेट होंगे, जो कि कॉज बनते हैं लॉजिकल एरर का। Define character constant. A character constant is a single alphabet, single digit और a single symbol enclosed within apostrophe sign और single quote. जब हम किसी करेक्टर को, किसी डिजिट को, किसी स्पेशल करेक्टर्स को सिंगल कोट में इनक्लोज करते हैं, दैट स्टेटमेंट इज नोन एज अ करेक्टर कांस्टेंट. Define numeric constant. Numeric constant consists of numbers. It can be further divided into integer and floating point constant. इंटीजर कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स वैल्यू दैट आर विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट। ऐसी वैल्यूज जिसके अंदर हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यूज नहीं होती, विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू होती हैं, वो हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट कहलाती हैं। और जो विद फ्रैक्शनल पार्ट होती हैं वो आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 786 -123 3.14159 -5.34, these are the floating point constant. Define data type. A set of values and set of operations performed on those values are called data types. डाटा टाइप्स हमें ये बताती हैं कि हम किस किस्म का डाटा जो है, किस किस्म की वैल्यू जो है वो स्टोर कर सकते हैं और उन वैल्यूज़ के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सी लैंग्वेज में मुख्तलिफ किस्म की डाटा टाइप्स यूज़ की जाती हैं, जिसमें इंटीजर होती हैं, रियल डाटा टाइप होती हैं, करैक्टर डाटा टाइप यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट जो आपके पास शॉर्ट आंसर्स हैं ये तीनों एक ही तरह के हैं। डिफाइन इंटीजर डाटा टाइप, डिफाइन अनसाइंड इन डाटा टाइप, डिफाइन लॉन्ग डाटा टाइप। तो यहाँ पर देखिए मैंने हर शॉर्ट आंसर में 3 पॉइंट्स लिखे हैं और ऐसे ही पॉइंट वाइज आपने इन शॉर्ट आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। इंटीजर डाटा टाइप कैन बी यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज। इसमें आप पॉजिटिव वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं, इसमें आप नेगेटिव वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं। जबकि अनसाइंड इंट, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप पॉजिटिव वैल्यूज जो हैं वो स्टोर कर सकते हैं, यानी कि इंटीजर पॉजिटिव वैल्यूज कैन बी स्टोर इन अ अनसाइंड इंटीजर डाटा टाइप। इसी तरह जब लॉन्ग डाटा टाइप की बात करते हैं तो लॉन्ग डाटा टाइप कैन आल्सो बी यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज मोर देन इंटीजर डाटा टाइप। जब इंटीजर की रेंज से डाटा एक्सीड कर जाता है तो फिर हम उसके लिए जो डाटा टाइप यूज करेंगे दैट इज नोन एज अ लॉन्ग डाटा टाइप। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है रेंज। इंटीजर डाटा टाइप की रेंज क्या होती है, -32768 से लेकर 32767 तक। इसी तरह अनसाइंड इंट की जो रेंज है वो 0 से लेकर 65535 तक। यानी कि ये MCQs के भी लिहाज से इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको आपने याद रखना है। लॉन्ग डाटा टाइप की जो रेंज होती है वो -2147483647 से लेकर 2147483647 तक। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, -2^31 से लेकर 2^31 -1। इंटीजर डाटा टाइप का जो वेरिएबल होता है उसके लिए कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई की जाती है, 2 बाइट्स। अनसाइंड इंट के लिए भी 2 बाइट्स, लॉन्ग के लिए 4 बाइट्स। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर है डिफाइन फ्लोट डाटा टाइप, डिफाइन डबल डाटा टाइप, डिफाइन लॉन्ग डबल डाटा टाइप। तो यहां पर अगर हम देखें तो इन शॉर्ट आंसर्स में हमने 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है वो तीनों शॉर्ट आंसर्स का सेम है। फ्लोट डाटा टाइप, डबल डाटा टाइप, लॉन्ग डबल डाटा टाइप कैन बी यूज टू स्टोर रियल वैल्यूज। तो यहां पर भी रियल वैल्यूज, यहां पे भी रियल वैल्यूज। फ्लोट डाटा टाइप जो है इसका जब आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसके लिए 4 बाइट्स जो हैं वो मेमोरी में रिजर्व किए जाते हैं। डबल डाटा टाइप के लिए 8 बाइट्स
और लॉन्ग डबल डाटा टाइप के लिए 10 बाइट्स। थर्ड पॉइंट जो है हमारे पास रेंज। फ्लोट डाटा टाइप की जो रेंज है वो 10 की रेस पावर -38 से लेकर 10 की रेस पावर +38। डबल की जो हमारे पास रेंज है वो 10 की रेस पावर -308 से लेकर 10 की रेस पावर +308। और इसी तरह लॉन्ग डबल डाटा टाइप की जो रेंज है 10 की रेस पावर -4932 से लेकर 10 की रेस पावर +4932। जो फोर्थ पॉइंट है इसमें वो हमारे पास है प्रिसियन। प्रिसियन कहते हैं आफ्टर द डेसिमल कितने डिजिट्स आ सकते हैं। तो हमारे पास जो फ्लोट डाटा टाइप है इसकी प्रिसियन होती है 6, डबल की 15 और लॉन्ग डबल डाटा टाइप की 19। डिफाइन करेक्टर डाटा टाइप। करेक्टर डाटा टाइप कैन बी यूज्ड टू स्टोर अ सिंगल करेक्टर। द डाटा टाइप 4 इज यूज टू रिप्रेजेंट अ लेटर, नंबर और पंक्चुएशन मार्क। यानी कि जब आपने किसी लेटर को स्टोर करना है, किसी नंबर को स्टोर करना है या किसी भी करेक्टर को स्टोर करना है तो उसके लिए जो डाटा टाइप यूज की जाती है दैट इज 4। इसके लिए जो मेमोरी में बाइट्स रिजर्व किए जाते हैं वो 1 होते हैं। इसकी जो रेंज होती है वो -128 से लेकर 127 तक, बिकॉज के जो आपके पास करेक्टर डाटा टाइप है इसका जो डाटा होता है वो आस्की कोड की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, और आस्की कोड जो होता है ये डेसिमल की फॉर्म में होता है, नंबर्स की फॉर्म में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर। डिफाइन कैंसिलेशन एरर व्हेन वी ऐड अ वेरी लार्ज नंबर एंड अ स्मॉल नंबर। जब आप किसी बड़े नंबर में किसी छोटे नंबर को ऐड करते हैं तो जो बड़ा नंबर होता है वो छोटे नंबर को कैंसल आउट कर देता है। दिस टाइप ऑफ एरर इज नोन एज अ कैंसिलेशन एरर। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछलियों को खा जाती है। तो यहाँ पर भी आप ये कह सकते हैं कि जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर को क्या करता है, कैंसल आउट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल 1970.0 इसमें अगर आप ऐड करें 0.0000123 तो इससे जो रिजल्ट आपके पास प्रोड्यूस होगा वो 1970 होगा। तो ये स्मॉल नंबर जो होगा ये आपका इग्नोर कर दिया जाएगा कैंसिलेशन एरर में। डिफरेंस बिटवीन अरिथमेटिक अंडरफ्लो एंड अरिथमेटिक ओवरफ्लो। इन अरिथमेटिक अंडरफ्लो व्हेन टू वेरी स्मॉल नंबर्स आर मैनिपुलेटेड। जब हम दो बहुत स्मॉल नंबर्स को मैनिपुलेट करते हैं तो इसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, 0 के साथ। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड अरिथमेटिक अंडरफ्लो। इसी तरीके से अरिथमेटिक ओवरफ्लो, जब हम दो बहुत बड़े नंबर्स को आपस में मैनिपुलेट करते हैं, उनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उससे जो रिजल्ट्स हमारे प्रोड्यूस होते हैं वो उसकी रेंज से एक्सीड कर जाते हैं। तो ऐसे फिनोमेना को हम नाम देते हैं किसका, अरिथमेटिक ओवरफ्लो का। यानी कि जब आपने दो बड़े नंबर्स को आपस में ऐड किया तो उससे जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस हुए वो उसकी जो मैक्सिमम रेंज थी उससे एक्सीड कर गए, यानी कि उसमें ओवरफ्लो पैदा हो गया। एंड दिस प्रॉब्लम इज नोन एज अ अरिथमेटिक ओवरफ्लो। डिफरेंस बिटवीन यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर एन ऑपरेटर दैट इज अप्लाई ऑन सिंगल ऑपरेंड। जब आप किसी ऑपरेटर को सिंगल ऑपरेंड पे अप्लाई करते हैं दैट ऑपरेटर इज नोन एज अ यूनरी ऑपरेटर। जैसा कि यहाँ पर देखें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है ये दोनों आपके यूनरी ऑपरेटर हैं क्योंकि ये सिंगल ऑपरेंड के ऊपर हमने अप्लाई किए हैं। बाइनरी ऑपरेटर एन ऑपरेटर डेट इज अप्लाई ऑन टू ऑपरेंड्स। जब आप किसी ऑपरेटर को टू ऑपरेंड्स पे अप्लाई करते हैं तो ऐसे ऑपरेटर को हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। यहाँ पर देखें ये जो आपके पास प्लस और मल्टीप्लाई है इसके दोनों साइडों के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपके पास ऑपरेंड्स हैं ए प्लस बी। तो ए भी ऑपरेंड है, बी भी ऑपरेंड है, जबकि प्लस जो है ये आपका ऑपरेटर है। तो ये प्लस जो होगा ये आपका बाइनरी ऑपरेटर होगा। 7 और 8 ये आपके ऑपरेंड्स हैं। मल्टीप्लाई आपका क्या है, ऑपरेटर है जो कि दो ऑपरेंड्स पे अप्लाई हो रहा है, तो इट इज नोन एज अ बाइनरी ऑपरेटर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताता चलूं, अक्सर एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेटर है जो कि बाइनरी भी होता है और यूनरी भी होता है। तो सिर्फ और सिर्फ माइनस का जो ऑपरेटर है ये आपका यूनरी भी है, ये बाइनरी भी है, क्योंकि ये आप सिंगल ऑपरेंड पे भी अप्लाई कर सकते हैं और ये आप टू ऑपरेंड्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज एन एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स और ऑपरेटर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। ऑपरेंड्स में भी कांस्टेंट वैल्यू और अ वेरिएबल नेम। तो यहाँ पर देखें ए प्लस बी, ए जो है और बी जो है ये ऑपरेंड है लेकिन ये आपके वेरिएबल नेम है, जबकि इस एग्जांपल में 7 माइनस 9, 7 और 9 ऑपरेंड्स हैं लेकिन इनकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है। What is an operator? Operator are the symbols which are used to perform certain operations on the data. जब भी हमने किसी डाटा के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है उसको हम ऑपरेटर कहते हैं। सी लैंग्वेज में मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर यूज़ किए जाते हैं जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। Define arithmetic operators. Those operators that are used to perform arithmetic operations on values are called arithmetic operators. ऐसे operators जिनकी मदद से
हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं अपनी वैल्यूज़ के ऊपर, उन ऑपरेटर्स को अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहा जाता है। सी लैंग्वेज में 5 आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और रिमाइंडर। तो ये मॉडुलस का जो साइन है, ये परसेंटेज का साइन जो है, ये रिमाइंडर और मॉडुलस के लिए यूज़ किया जाता है, इसको आपने ज़हन में रखना है। डिफाइन रिलेशन ऑपरेटर, ऐसे ऑपरेटर जिनकी मदद से हम दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन दीज ऑपरेटर रिटर्न ट्रू और फॉल्स। और सी लैंग्वेज में जो ट्रू होता है उसको 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, फॉल्स को 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। सी लैंग्वेज में टोटल 6 रिलेशन ऑपरेटर्स होते हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। यहाँ पर आपने जहन में रखना है, जो इक्वल टू होता है इसके लिए डबल इक्वल का साइन यूज़ किया जाता है, जबकि जो सिंगल इक्वल होता है इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। डिफाइन लॉजिकल ऑपरेटर, ऐसे ऑपरेटर जिनकी मदद से हम दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस को, रिलेशनल एक्सप्रेशंस को कंपेयर करते हैं। दीज ऑपरेटर्स आर नोन एज आर लॉजिकल ऑपरेटर। सी लैंग्वेज में 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड और नोट। एंड को हम डबल एंड साइन से, और को डबल पाइप साइन से, और नोट ऑपरेटर को साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। डिफरेंस बिटवीन एंड और ऑपरेटर, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है शॉर्ट आंसर में, या इसके अलावा आपको अलहदा क्वेश्चन आता है डिफाइन एंड ऑपरेटर, तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, साथ आपने ये टेबल लाजमी ड्रॉ करना है। इसी तरह आपको जो शॉर्ट आंसर आता है डिफाइन और ऑपरेटर, आपने इसकी डेफिनेशन और उसके साथ ये टेबल आपने लाजमी ड्रॉ करना है। इन एंड ऑपरेटर, इफ़ ऑल द कंडीशंस आर ट्रू, अगर सारी कंडीशंस ट्रू होंगी तो रिजल्ट ट्रू होगा। इफ़ एनी कंडीशन इज़ फॉल्स, रिजल्ट विल बी फॉल्स। कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो रिजल्ट आपका फॉल्स आ जाएगा एंड की सूरत में। इन और ऑपरेटर, इफ़ ऑल द कंडीशंस आर फॉल्स, रिजल्ट विल बी फॉल्स। इफ़ एनी कंडीशन इज़ ट्रू, रिजल्ट विल बी ट्रू। तो यहाँ पर अगर देखें दोनों कंडीशंस अगर आपकी फॉल्स हैं तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू होगी तो रिजल्ट आपके पास ट्रू आएगा। और ऑपरेटर को हम डबल पाइप साइन से सी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करते हैं। डिफाइन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, रिलेशनल एक्सप्रेशन एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन, ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज होता है। फॉर एग्जांपल 7 + 8, तो यहाँ पर हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है इस एक्सप्रेशन में यूज हो रहा है। दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज अ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। आपने एग्जाम्पल लाजमी लिखनी है। रिलेशनल एक्सप्रेशन जिसमें हम रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, वो एक्सप्रेशन आपका रिलेशनल एक्सप्रेशन कहलाता है। इसको हम कंडीशन भी कहते हैं। 7 इज़ लेस देन 8, दैट एक्सप्रेशन इज़ नोन एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन जिसमें हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं, दैट एक्सप्रेशन इज़ नोन एज अ लॉजिकल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल 7 इज़ लेस देन 8, ये कंडीशन है। 12 इज़ ग्रेटर देन 10, ये भी कंडीशन है। इनके दरमियान हम लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो यूज़ करें तो दैट एक्सप्रेशन इज़ नोन एज अ लॉजिकल एक्सप्रेशन। Define assignment operator. An operator that can be used to assign right value to a left value is called assignment operator. Assignment operator की precedence होती है वो सबसे लो होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें a इज इक्वल टू 10, 10 जो है हमारी राइट वैल्यू है। इस राइट वैल्यू को हम लेफ्ट वैल्यू में क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, और इसके लिए जो ऑपरेटर यूज किया जा रहा है दैट इज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पर एक और बात आपको बताता चलूँ कि जो राइट वैल्यू होगी, इट मे बी अ कांस्टेंट, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, ये कोई वेरिएबल भी हो सकता है, ये कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। लेकिन लेफ्ट वैल्यू जो होगी इट मस्ट बी अ वेरिएबल नेम। डिफाइन कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ऐसे ऑपरेटर जिनकी मदद से अगर हम किसी वेरिएबल में, किसी ऑपरेंड में एक से ज़्यादा का इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, एक से ज़्यादा का डिक्रीमेंट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। 5 टाइप्स होती हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल, मॉडुलस इक्वल। तो दीज आर द कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। डिफरेंस बिटवीन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर जो कि किसी भी ऑपरेंड में 1 का इंक्रीमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। एन ऑपरेटर दैट कैन बी यूज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इट्स ऑपरेंड बाय 1। तो जब हमने किसी ऑपरेंड में, किसी वेरिएबल में 1 का इंक्रीमेंट करना है तो उसके लिए हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। सिमिलरली जब आपने किसी ऑपरेंड में 1 का डिक्रीमेंट करना है, 1 वैल्यू डिक्रीज करनी है, तो उसके लिए हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को प्लस प्लस के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि डिक्रीमेंट ऑपरेटर को माइनस माइनस के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इफ एन इंक्रीमेंट ऑपरेटर कम्स बिफोर एन ऑपरेंड, जब ऑपरेंड से पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर आएगा, दिस स्टेटमेंट इज नोन एज अ प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और इसी तरीके से इफ एन इंक्रीमेंट ऑपरेटर कम्स आफ्टर एन ऑपरेंड, अगर ऑपरेंड के बाद आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे,
This statement is known as a postfix increment operator. Similarly, there are two types of decrement operator, prefix and postfix. अगर डिक्रीमेंट ऑपरेटर को ऑपरेंड से पहले यूज करेंगे, ये आपके पास प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर होगा, और अगर ऑपरेंड के बाद में यूज करेंगे डिक्रीमेंट ऑपरेटर को, तो ये आपके पास पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर होगा. इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर, डिफाइन ऑपरेटर प्रेसिडेंस. द ऑर्डर इन विच एन ऑपरेटर इज इवेल्युएटेड इन एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑपरेटर प्रेसिडेंस. ये सेम स्टेटमेंट जो है एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है. तो ऐसा ऑर्डर जिसमें हम किसी ऑपरेटर को एक्सप्रेशन में इवेल्युएट करते हैं, उस ऑर्डर को ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहा जाता है. The operator having high precedence, then it will be evaluated before the lowest precedence operator. जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हाई होगी, पहले हम उसको इवेल्युएट करेंगे, फिर उससे लो प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर को इवेल्युएट किया जाएगा. फॉर एग्जांपल, यहां पर हम लिखते हैं 7 + 3 × 5. तो इसका मतलब ये है कि जब हम एक एक्सप्रेशन में दो ऑपरेटर या दो से ज्यादा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो उनमें से किस ऑपरेटर को पहले इवेल्युएट किया जाएगा, ये डिपेंड करेगा उस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस पे. तो यहाँ पर मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस हाई होती है, सबसे पहले इसको इवेल्युएट करेंगे, देन उसके बाद हम प्लस का ऑपरेशन जो है ये परफॉर्म करेंगे, क्योंकि प्लस की जो प्रेसिडेंस है वो मल्टीप्लाई से कम होती है. इसी तरीके से नॉट ऑपरेटर जो है इसकी प्रेसिडेंस सबसे हाई है, और असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है इसकी प्रेसिडेंस सबसे लो होती है. ये भी एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. व्हाट इज मीन बाय कमेंट्स? कमेंट्स हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज की जाती हैं. ये ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हमारा कंपाइलर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करता, उनको इग्नोर करता है. कमेंट्स नॉर्मली तौर पर सोर्स प्रोग्राम में प्रोग्राम की लॉजिक को एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए यूज किए जाते हैं, ताकि जब भी कोई पर्सन, कोई डेवलपर आपके कोड को रीड आउट करे तो उसको समझ आ जाए कि आपने इस प्रोग्राम की लॉजिक क्या लिखी है, और उस लॉजिक को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग कमेंट्स को यूज करते हैं. There are two types of comments in C language, single line comment, multi line comment. Single line comment को हम डबल फॉरवर्ड स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मल्टी लाइन कमेंट को हम लोग फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, और इसी तरीके से स्टैरिक फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पर हम एंड करेंगे. तो इसके दरमियान जितनी भी हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे, ये स्टेटमेंट्स हमारी कमेंट्स बन जाएंगी, जिनको कंपाइलर जो है वो इग्नोर करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा. आज तक के लिए इतना ही. दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.